हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री में 5 चैप्टर तक पढ़ा दिया था। ठीक है, उसमें मैंने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हिस्ट्री कितने प्रकार का होता है, क्या नहीं होता है, बता दिया गया था। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता वो बता दिया गया था, वैदिक काल बता दिया गया था। उसके बाद धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म उसको बता दिया गया था। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में, एंशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखिए। आज चैप्टर 6 यानी कि मौर्य काल से संबंधित चर्चा है, मौर्य काल के बारे में बताया जाएगा आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मौर्य काल के बारे में थोड़ा जानकारी क्या चीज़ से मिलती है, तो अभिलेख, उसके बारे में थोड़ा अभिलेख के बारे में यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद मौर्य काल के बारे में अच्छा से बता दिया जाएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए मौर्य काल। ठीक है, मौर्य पीरियड। तो मौर्य पीरियड में सबसे प्रसिद्ध शासक में चंद्रगुप्त मौर्य एक, उसके बिंदुसार और अशोक। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा मौर्य काल के सबसे अंतिम शासक तो बृहदत्त था। कौन था? पूछेगा क्वेश्चन, मौर्य काल के सबसे अंतिम शासक तो बृहदत्त था। ठीक है, और बृहदत्त के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण सेनापति था, कास्ट ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी। ठीक है, उसके सेनापति, और उसके जगह पर शुंग वंश की स्थापना कर ली। वो बाद में बता दिया जाएगा पोस्ट मौर्य पीरियड में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अभिलेख के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अभिलेख, जैसे मान लीजिए टी पैंथलड एक नामक व्यक्ति है। ठीक है, वो किसी जंगल या किसी जगह पर जा रहा है, तो उनके पैर से टक्कर हो जाता है, एक पैर यानी कि पत्थर टक्कर हो जाता है, उस पर कुछ लिखा हुआ था, वो नेगलेक्ट कर दिए, चले गए, कुछ नहीं, उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद विलियम जोन्स, वो भी रास्ते से जा रहे, उस पर वो भी नेगलेक्ट कर दिए, चले गए। उसमें लास्ट में जो था, यहाँ पे पत्थर टकराया, उसमें जो ब्राह्मणी लिपि और ख्रिस्टी लिपि में लिखा गया था, उसमें पढ़ने का यहाँ पे देखिए अशोक के अभिलेख के बारे में। तो खोजा किसने? तो टी पैंथलर। सबसे पहले तो यहीं से टक्कर हुआ था ना, तो टी पैंथलर। तो खोजे कौन? टी पैंथलर। कहाँ? दिल्ली मेरठ, और कब? 1750 में। ठीक है, उसके बाद पढ़ने में सफलता किसको मिला? तो पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप। किसको? जेम्स प्रिंसेप। दिल्ली टोपरा अभिलेख है उसको। कब? 1837 में। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसको मिला? तो जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, और किस लिपि में था? तो ख्रिस्टो लिपि और ब्राह्मणी लिपि में था। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है ख्रिस्टो लिपि, ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये। और किस भाषा में था अशोक का अभिलेख? था किस भाषा में था? तो अशोक का अभिलेख प्राकृतिक भाषा में था। ठीक है, और लिपि देखिए, यानी कि सहबाजगढ़ी एवं मानसिरहा। क्या? सहबाजगढ़ी और मानसिरहा जो अभिलेख था, जो लिपि था, वो खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। क्या था? किस लिपि में लिखी गई थी? तो शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में था? तो खरोष्टी लिपि में था। ठीक है, याद रखना है। और तक्षशिला कहाँ है? तो आर्मेयिक लिपि में। कौन सी लिपि में है? आर्मेयिक लिपि में। उसके बाद लघमान यानी कि जलालाबाद, इसको बोला जाता है, कौन सी लिपि में था? तो आर्मेयिक लिपि में। और के बाद शेरकुना कहाँ है? तो कंधार। ठीक है, कंधार कौन सी लिपि में? तो आर्मेयिक लिपि। आर्मेयिक लिपि में इसलिए था क्योंकि यूनान का भी उसमें प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यूनानी जो आक्रमण हुआ था उसका प्रभाव पड़ा था, इसलिए आर्मेयिक लिपि में था। और खरोष्टी लिपि में जो होगा वो इंडियन होगा। ठीक है, यहाँ पे आइए अब। यहाँ पे खरोष्टी लिपि देखिए, क्वेश्चन पूछता है खरोष्टी लिपि मतलब कहाँ, किस से किस दिशा में लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, याद रखना है। और योगदान इसमें तो मैसेन, कनिंगम, प्रिंसेप ही बताया था पढ़कर। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम से। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम से क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए अशोक के पूर्व ब्राह्मणी लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मतलब अशोक के पहले ब्राह्मणी लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा पीपर हवा, सो गौरा और अनुराधापुर श्रीलंका से मिली है। ठीक है, याद रखना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसमें याद करने वाला ही है। यहाँ पे आइए, अभिलेख के नाम एवं उपाधि। मैंने जो अशोक के अभिलेख है उसमें अशोक क्या नाम लिखवाता था, क्या उपाधि लेता था, उसके बारे में बताया गया है। तो अशोक के कोई अभिलेख है दीवान प्रिय। कौन सा अभिलेख? दीवान प्रिय। मतलब अभिलेख उसमें दीवान प्रिय कहा गया है। या दीवान प्रिय अर्थ होता है कि देवताओं का प्रिय। क्या प्रिय? नहीं, देवताओं का जो प्रिय हो उसमें दीवान प्रिय। तो अशोक के किसी किसी अभिलेख में दीवान प्रिय भी लिखा गया है। ठीक है, और देखिए अशोक के जो अभिलेख उसमें रियल नाम अशोक का ही था। उसमें 4 अभिलेख है, मतलब 4 अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें रियल नाम अशोक का लिखा गया, अशोक शासक था उसका लिखा गया है। जो अभिलेख का नाम है मस्की, नेटूर, उडगोलम और गुजरा। जो मस्की, नेटूर, उडगोलम जो है कहाँ है? तो ये सब कर्नाटका में है। कहाँ मिला है? तो कर्नाटका में। कर्नाटक कहाँ मिला है? कर्नाटक में मिला है। ठीक है, और अशोक का जो अभिलेख है उसमें अशोक वर्धन
चर्चा कहाँ है तो विष्णु प्रयाग में कहा गया है। अशोक का जो अभिलेख था, ठीक है, उसमें अशोक वर्धन विष्णु प्रयाग में कहा गया है। अब बौद्ध शाक्य कब कहा गया तो मॉस्की अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मॉस्की अभिलेख। मॉस्की अभिलेख है, उसमें अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। अब महाधिराज की उपाधि तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को महाधिराज की उपाधि मिला है या उपने लिखवाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे और अभिलेख के प्रकार, यानी कि शिलालेख क्या होता है। इसे मान लीजिए कि कोई भी, देखिए कोई भी ग्रामीण हो गया या कोई भी रोड बनता है तो उसे पत्थर में, यहाँ पे पत्थर का रहता है उसमें कुछ लिख दिया जाता है, यहाँ पे डायरेक्शन या कुछ में कितना किलोमीटर है, किसने बनवाया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए पंचायत राज का, पंचायत में जो रोड बनता है उसमें मुखिया का नाम लिखा रहता है, उसी को शिलालेख बोलते हैं। मैंने वैसा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो शिलालेख था दो प्रकार का होता था, यह तो बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख। तो जो बृहद शिलालेख था उसकी संख्या 8 था। कितना था? 8 था। उसमें जो 8 था ना उसमें 14 लाइन था, उसमें प्रत्येक पर 14 लाइन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बृहद शिलालेख है, जो दीर्घ या बृहद शिलालेख 8 है उसका नाम दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन बृहद शिलालेख है, तो बस नाम याद करने की, सिर्फ नाम याद कर लेना एक पर इसको, यानी कि यूपीएससी में पूछता है, बाकी स्टेट पीसीएस में बहुत ही कम ही चांस है, लेकिन नाम याद करना जरूरी है। क्या है? शहबाजगढ़ी। कौन सा शिलालेख? शहबाजगढ़ी शिलालेख। कहाँ है? पाकिस्तान में। 2 पाकिस्तान में रहेगा, यहाँ पे 2 पाकिस्तान में रहेगा, इसको यहाँ पे कर दिया जाएगा। देखिए शहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ? पाकिस्तान में। और मानसेहरा शिलालेख कहाँ? पाकिस्तान में। उसके बाद इंडिया में रहेगा कलसी शिलालेख कहाँ? देहरादून। और गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में। और एररगुड शिलालेख आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और सुपारा शिलालेख महाराष्ट्र कहाँ? महाराष्ट्र थाना जिला रहेगा। और धौली शिलालेख उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में। और जौगर शिलालेख उड़ीसा में, ठीक है। बस इसको सिर्फ पढ़ लेना है, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ पढ़ लेना है इसको, बस हो गया। उसके बाद देखिए लघु शिलालेख क्या है? माइनर शिलालेख। क्या? माइनर है। माइनर शिलालेख के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना है। जैसे मध्य प्रदेश में है रूपनाथ। क्या? कौन सा? रूपनाथ शिलालेख, मध्य प्रदेश जबलपुर में है। गुजला दतिया में है। इसमें अशोक का रियल नेम दर्ज किया गया है। क्वेश्चन बताए थे ना, अशोक का किस अभिलेख में रियल नेम है, यानी कि उसका नाम ही लिखा गया है। तो गुजरा शिलालेख कहाँ है तो एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है। रियल नाम अशोक का लिखा गया है। उसके बाद पंडगुडरिया शिलालेख कहाँ है? सीहोर में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में है अहरौरा। कहाँ? मिर्जापुर सीरीज देखे ही होंगे, मिर्जापुर याद रखिएगा। राजस्थान भाब्रू या बैराट शिलालेख याद रखना है। और कर्नाटक में बताए थे मॉस्की नेटूर उरेगुलम। कहाँ है? कर्नाटक में है। अशोक का नाम वर्णित है। क्या है? अशोक का नाम वर्णित है। अशोक का मतलब अशोक का नाम ही वर्णित है इस शिलालेख में, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है। उसके बाद क्या है? गोविंद मठ है, ठीक है, उसको देख लेना है। देखिए अब यहाँ पे शिलालेख यहाँ पे होगा। स्तंभ लेख के बारे में तो देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर आइए, स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के हैं, लघु और बृहद स्तंभ लेख 6 है, यानी कि मेजर स्तंभ लेख 6। माइनर की बहुत कम है तो उसको माइनर देख लिया जाएगा। यहाँ पे गुहा लेख मतलब है गुफा। क्या होता है? गुहा लेख मतलब गुफा के जो द्वार होता है उस पर जो लिखा जाता है उसको गुहा लेख बोलते हैं, ठीक है। तो अशोक और दशरथ ये लोग कौन संप्रदाय अपनाए थे? तो आजीवक संप्रदाय अपनाया था, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोग को? स्तंभ लेख। आगे आइए, स्तंभ लेख बताते हैं। स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख तो सांची स्तंभ लेख मालूम होगा, सरनाथ का स्तंभ लेख मालूम है, कौशाम्बिक स्तंभ लेख। क्वेश्चन पूछेगा किस स्तंभ लेख में रानी का अभिलेख, किसको रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बिक स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। और जो रानी का नाम था कारुवाकी। क्या? कारुवाकी। उसके पुत्र तिवर का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, बीपीएससी क्वेश्चन पूछी हुई है कि कौशाम्बिक किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बिक अभिलेख या स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये रुमिनदेई अथवा लुम्नी। क्या? रुमिनदेई अथवा लुम्नी अभिलेख। देखिए उसमें देखिए लुम्नी जो अभिलेख है उसमें विश्ववर्ध धर्म यात्रा के बाद चर्चा किया गया अशोक के। उसमें जो टेक्स्ट वहाँ पर था 1/6 उसको घटाकर 1/8 कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है किस अभिलेख में टेक्स्ट को घटाकर 1/8 कर दिया गया? तो लुम्नी। क्या? लुम्बनी। देखिए यहाँ पे महास्थान बांग्लादेश में, महास्थान जो अभिलेख है या जो अभिलेख कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। और जो सौगौरा अभिलेख कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के, क्या? उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है। इसमें अकाल के समय सहायता, यानी कि अकाल के समय अशोक सहायता दिए थे उसके बारे में बताया गया है। महास्थान बांग्लादेश और सौगौरा यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है।
आगे आइए। अब अशोक के शिलालेख में वर्णित विषय वस्तु है। अशोक का जो 13-14 जो शिलालेख है उसमें क्या क्या, कौन शिलालेख में क्या क्या बात कहा गया है, क्या लिखा गया है, उसके बारे में यहाँ पे है। मान लीजिए कोई शिलालेख हो, कोई पत्थर हो गया, इसमें फर्स्ट शिलालेख इसको मान लीजिए, यहाँ फर्स्ट इसको लिख लेते हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में बताया गया है। इसी तरह मान लीजिए इसी तरह 13 अभिलेख है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। 13 अभिलेख हो जाएगा, उसके बारे में बताया गया है कौन सा अभिलेख में क्या विषय वस्तु है। देखिए तो उसमें सब याद नहीं करना है, बता देते हैं। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है, याद करना है। उसके बाद सेकेंड के बाद यहाँ पे 13 वाला याद करना है, बस 2 को याद कर लेना है पूरा, उसके बाद थोड़ा सा सब पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, फर्स्ट अभिलेख में क्या लिखा गया है बता दिया जाता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिलालेख, क्या फर्स्ट शिलालेख, तो विषय है पशु बलि की निंदा। क्या पशु बलि जो दिया था उसको निंदा किया है, निंदा मतलब निंदा, ठीक है। और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है बताया गया है फर्स्ट अभिलेख में। याद रखना है, फर्स्ट अभिलेख में पशु बलि की निंदा किया गया है और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यानी कि सबको इक्वल माना गया है फर्स्ट अभिलेख में, यानी कि इक्वालिटी, समानता, याद रखना है। दूसरा अभिलेख, और दूसरा अभिलेख में देखिए पशु चिकित्सा, माने पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याण की कार्य की बात उसमें लिखा गया, वर्णित किया गया है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण जो क्षेत्र था, दक्षिण क्षेत्र यानी कि चोल पांड, उसके बाद में पढ़ाया जाएगा आपको। सबसे लास्ट चैप्टर ले आइए, दक्षिण भारत के इतिहास में बता दिया जाएगा। चोल, पांड, सत्यपुत्र और किरलपुत्र की चर्चा किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे दूसरा अभिलेख में। तीसरा अभिलेख में है राजकीय अधिकारी, माने राजकीय जो ऑफिसर है उसके बारे में बताया गया है। जो ऑफिसर के जो पद होता है युक्त, रजुक और प्रादेशिक, उसके बारे में बताया गया है। हर 5 वर्ष में आदेश था दौरा करने का, यानी कि दौरा करके बताने का, ठीक है, थर्ड अभिलेख में। देखिए अब चौथा शिलालेख में धर्माचारण के भेरीनाथ द्वारा धर्म का उद्घोष, सिर्फ पढ़ लेना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 5वां शिलालेख में धम महामात्रों की नियुक्ति, मतलब धम महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। मौर्यकालीन समाज एवं वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा मौर्यकालीन समाज, माने मौर्य का जो समाज कैसा था, मौर्यकालीन समाज कैसा था। देखिए मान लीजिए कि मौर्य पीरियड जो चल रहा है उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए आप ही को बना दिया जाता है कि इतिहासकार, आप इतिहास लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, उसके बारे में जानकारी होगा, ऑथेंटिक स्रोत होगा तब न लिखिएगा। तो यही अभिलेख या शिलालेख मिलता था, उसमें जो लिखा हुआ था उसी को कोडिंग करके यहाँ पे इतिहास लिखा गया है, ठीक है। उसी में धम महामात्रों की नियुक्ति या मौर्यकालीन समाज कैसा था, वन व्यवस्था कैसा था बताया गया है 5वें अभिलेख में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और छठा शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की, क्या आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की बात किया गया है 5वां शिलालेख में। बस इतना ही याद रखना है। छठा अभिलेख में सेल्फ कंट्रोल की बात किया गया है, आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्म जनता किसी भी समय राजा से मिल सकता है। और छठा लेख में बताया गया है कि आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकता है, यानी कि आम जनता को कोई रोकेगा नहीं, किसी भी समय 24 घंटा राजा से मिल सकता है। अब देखिए सातवां शिलालेख में देखिए सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात, यानी सभी संप्रदाय तो इक्वालिटी, सभी संप्रदाय के लिए इक्वालिटी 7वां शिलालेख में। 8वां शिलालेख में सम्राट के धम्म यात्रा की उल्लेख किया गया है, जिसमें बौद्ध गया के भ्रमण का भी उल्लेख है। बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी, इसको याद रखिएगा कि अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध गया के भ्रमण का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के 8वां अभिलेख में बौद्ध गया के भ्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा, क्या धम्म समारोह की चर्चा किस शिलालेख में, तो 9वां शिलालेख में, ठीक है। अब यहाँ पे आइए। अब 10वां शिलालेख, इसमें अशोक के आदेश दिया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। मैंने 10वां क्या 10 शिलालेख है, उसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, हमेशा प्रजा के बारे में सोचना है। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है एवं धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, ठीक है। ऐसा कम ही मिलता है कि राजा प्रजा की सेवा करे। उसी के बाद दिया गया 11वां अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या किया गया है, बस हो गया। और मतलब 12 अभिलेख में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में, किस शिलालेख में किया गया है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के
13वें शिलालेख में किया गया है। यहाँ से यूपीएससी बीपीएससी सब कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आप इसी के लिए इसको यहाँ पे अंडरलाइन भी किया गया और रेड कलम से लिख भी दिया गया है। और पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी मिलता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, पड़ोसी राज्यों का वर्णन किस शिलालेख से मिलता है? तो पड़ोसी राज्यों का वर्णन 13वां शिलालेख से मिलता है। और कलिंग युद्ध का भी वर्णन 13वां शिलालेख से मिलता है। और 14वां शिलालेख के बारे में देखिए कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक ने जनता से आग्रह किया है कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए, यानी कि आग्रह प्रेरित किया है। बस 14 शिलालेख हो गया, इसमें से 3 शिलालेख आपको याद रखना है। एक 13 कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में? 13वां शिलालेख में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या कि पशु चिकित्सा मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य किस अभिलेख में? तो सेकेंड शिलालेख में, सॉरी शिलालेख होगा, अभिलेख बार बार बोलते रहे, शिलालेख होगा, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ये मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखिए। बताते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में पहले मैंने आपको बौद्ध जो धर्म है, जैन धर्म है, उसके पहले मैं आपको प्री मौर्य के बारे में बताया था। यानी कि मान लीजिए कि कोई, देखिए शुरू से बता देते हैं। देखिए ऋग वैदिक काल में बताए थे ना, वैदिक काल, उसमें ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में क्या था? ये जनपद था, सॉरी क्या था? जन था। जन धीरे धीरे डेवलप होकर क्या हो गया? जनपद हो गया। और जनपद धीरे धीरे डेवलप होकर क्या हो गया? पोस्ट मौर्य पीरियड में महाजनपद हो गया। 16 महाजनपद चर्चा है। देखिए 16 महाजनपद चर्चा किस निकाय से, कहाँ से जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो महाजनपद था उसमें मगध साम्राज्य तो था। क्या था? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में तो होंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। नंद वंश के जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको क्या चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखेंगे। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखेंगे कि घनानंद को मारकर, किसको? घनानंद शासक को मारकर, ठीक है। किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से, ठीक है। देखिए उसी में उसके बाद क्या है, मौर्य साम्राज्य, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य 1 और बिंदुसार 2 और अशोक 3, ठीक है। अंतिम मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो शासक रहेंगे बृहदत्त, उसके सेनापति कौन? सेनापति ब्राह्मण सेनापति। कौन सा? ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसको हत्या कर दिया, ठीक है। और शुंग वंश की स्थापना कर लिया। उसको हमको पोस्ट मौर्य पीरियड में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक है। अशोक ने ही कलिंग विजय, याद होगा किस, कौन सा अभिलेख? 13वां शिलालेख या 13वां अभिलेख, याद रखिएगा। कलिंग कहाँ है? तो कलिंग उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि अखिल भारतीय साम्राज्य, मैंने अखिल भारतीय साम्राज्य कौन सा था? अखिल भारतीय तो मौर्य साम्राज्य पूरा, मैंने जो मगध महाजनपद था, मौर्य साम्राज्य जो था उसको पूरा मतलब बहुत बड़ा था, ठीक है। और पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन था? तो पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन होंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो घनानंद के हत्या करके आए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य ने पूरे भारत को राजनीतिक रूप से संगठित किया। मौर्य जो था, मौर्य पूरे भारत को, कितने पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे क्या किया? संगठित किया। अब आ गया ये किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? देखिए तो सबसे, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो बड़ा साम्राज्य किया ही था। उसके बाद आया कि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, यानी कि यहाँ तक कि अंग्रेजों से भी बड़ा था अशोक का साम्राज्य। फिर यहाँ से पूरा अंग्रेजों से भी बड़ा था अशोक का साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था। क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ नहीं था? तो देखिए यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का विस्तार, जो दक्षिण जो क्षेत्र है ना, सुदूर दक्षिण, वहाँ पे मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था। इसके ऊपर यहाँ पे पूरा मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। लेकिन दक्षिण जो क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था। देखिए यहाँ पे बताया गया है वही, थोड़ा सा इसको डेजर्ट से रफ कर देते हैं, आपको यहाँ बताया गया है, देख लीजिए। देखिए दक्षिण सुदूर क्षेत्र में और श्रीलंका में मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था और असम में भी नहीं था। दक्षिण जो क्षेत्र है, यहाँ पे दक्षिण जो क्षेत्र है, दक्षिण यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे जो असम है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं था। क्या नहीं था? कि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था। क्वेश्चन पूछा हुआ, जाके आप लोग देखिएगा। अब जूनागढ़ अभिलेख के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए जूनागढ़ अभिलेख किसका था? तो रुद्र दमन, किसके बारे में बता दिया जाएगा, रुद्र दमन कौन था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किसका था? तो रुद्र दमन का। कब? 150 AD। नाम क्यों इसको जूनागढ़ अभिलेख, आप बताइए जूनागढ़ अभिलेख नाम क्यों पड़ा? तो जूनागढ़ में था इसलिए जूनागढ़ अभिलेख नाम पड़ा। विशेषता क्या था? विशेषता यह था कि इसमें संस्कृत भाषा एवं चिपू शैली का प्रयोग किया गया था। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था जूनागढ़ अभिलेख, याद रखिएगा। जानकारी क्या मिलता है? तो जानकारी यही मिलता है कि पश्चिमोत्तर भारत का प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद एक सुदर्शन झील, क्या? सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है। सुदर्शन जो झील है उसके बारे में बता दिया नीचे गया है, इसमें बहुत कुछ हुआ है। देखिए सुदर्शन झील क्या मौर्य काल में कैसा था, पोस्ट मौर्य पीरियड में कैसा था, गुप्त काल में इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ उसको बताया गया है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सुदर्शन झील था उसमें पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था, 1 नंबर। उसके बाद यहाँ पे अशोक के राज्यपाल, क्या अशोक के राज्यपाल यहाँ रखिए, क्या है ये क्या है राज्यपाल, तुशासक, तुशासक, तुशासक अशोक का राज्यपाल जो था, ये जो यहाँ पे सुदर्शन झील था उसमें बांध बनवा कर नहर निकलवाया था। क्या क्वेश्चन पूछेगा, सुदर्शन झील में बांध बनवा कर नहर किसने निकलवाया था, तो अगर अशोक होगा तो अशोक होगा, नहीं तो उसका राज्यपाल का अगर नाम दिया रहेगा तो शासक हो जाएगा, ठीक है, उसका राज्यपाल। और रुद्रदामन, अब पोस्ट मौर्य में रुद्रदामन जो था क्या सुविशाखा, ठीक है, सुविशाख जो बांध का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी रुद्रदामन जो था ना उसमें ओलावृष्टि हुआ, यहाँ बांध टूट गया, ठीक है, उसका क्या पुनर्निर्माण करवाएगा ना, तो पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है, रुद्रदामन। क्वेश्चन पूछेगा कि सुदर्शन झील के बांध जो था उसको मतलब बांध का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो रुद्रदामन ने। और मतलब सुदर्शन झील पर बांध किसने बनवाया था, तो अशोक ने, अशोक के राज्यपाल तुशासक ने, ठीक है। और स्कंद उस समय पर्णदत्त राज्यपाल जो था वो इस पर डेवलपमेंट करेंगे और आगे चलकर गिरनाक प्रशासक ही रहेंगे, उसको देखभाल करेंगे, ठीक है। अब आगे आइए, मौर्य इतिहास को मतलब मौर्य इतिहास को जानने के स्रोत, मैंने आपको बताया था ना किसी भी इतिहास जानने का स्रोत क्या है, तो उसके में देखिए 1 नंबर पुरातात्विक शास्त्र मिल जाए, यानी कि पुरातात्विक स्रोत मिल जाए, यानी कि साक्ष्य। उसके बाद साहित्य स्रोत, उसके बाद विदेशियों का वर्णन। देखिए तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख से जानकारी मिलता है, अशोक का अभिलेख से जानकारी मिलता है, ठीक है। उसके बाद साहित्य स्रोत में अर्थशास्त्र यानी कि बुक जो लिखा गया उसके बारे में, यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मिलता है, इंडिका। उसके बाद मुद्रा राक्षक बुक जो विशाख दत्त लिखे हैं। क्वेश्चन पूछता है अशोक दत्त मैंने अर्थशास्त्र बुक किसने लिखा, तो कौन, कौटिल्य। और इंडिका जो बुक है किसने लिखा, बताना है कमेंट में। अब मुद्राक्षक बुक जो है गुप्त पीरियड में लिखा जाएगा, किसने, यानी किसने लिखेगा, तो विशाख दत्त लिखेंगे। उसके बाद यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है, यानी कि जो मुद्रा राक्षक जो बुक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, ब्रिसल कहा गया है, ब्रिसल कहा गया। क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल किस बुक में कहा गया है, तो मुद्रा राक्षक बुक। इसलिए बुक लिख देते हैं यहाँ पे हम कि आपको दिमाग में एकदम मतलब उसमें अति करे, दिमाग में करे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा जानकारी ले लेना है। पटना में जो स्नूपर था, स्नूपर जो थे इतिहासकार बोलेंगे, जो बुलंद बाग और कुम्हरार में जो वहाँ पे खुदाई किया गया उसमें लकड़ी के महल के साक्ष्य मिले हैं, जो यहाँ पे क्या मौर्य साम्राज्य से मिलता जुलता है, ठीक है, पता लगाया गया है, ठीक है। अब आ गई है अर्थशास्त्रभूत, लेखक कौन, चाणक्य। उस इनको जो कौटिल्य भी बोलते हैं, ये भारत का मैकियावेली। क्वेश्चन पूछता है भारत का मैकियावेली किसको बोलते हैं, तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य, उन दोनों उन्हीं को बोलते हैं, उनका नाम है इनका, ठीक है। देखिए विषय पूछेगा, अर्थशास्त्र जो बुक है किस विषय के लिए है, तो यहाँ पे राजनीति या लोक प्रशासन पुस्तक है, क्या है, राजनीति या लोक प्रशासन की पुस्तक है, ठीक है। और इसी पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत बताया गया है, क्या बताया गया है, सप्तांग सिद्धांत बताया गया है, 7, यानी कि राजा, सिरको, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ठीक है। यहाँ पे 7 को याद कर लेना, क्वेश्चन पूछता है। देखिए इंडिका नामक पुस्तक जो उसका लेखक क्या है, मेगास्थनीज, ठीक है। इसमें नगर प्रशासन के बारे में बताया गया है कि नगर प्रशासन कैसे चलाया जाता था। जैसे यहाँ पे ही मान लीजिए आप किसी भी एरिया में नगर प्रशासन चलाना है तो कुछ वहाँ पे होगा ना परिषद, ठीक है। तो यहाँ पे 30 सदस्यीय परिषद थे, इन्हीं के द्वारा नगर प्रशासन चलाया जाता था, ठीक है। उसमें 30 में जो थे ना, इसमें 6 थे, 6 में 5 सदस्य थे, मतलब 30 में 6 थे, 6 में 1 में 5 सदस्य थे, इसमें 30 सदस्यीय परिषद हो गया, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी कहा जाता था, जो नगर प्रशासन है उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता था प्रशासक को, ठीक है। अब आगे आइए यहाँ पे देखिए, जो 6 था ना उसको क्या है, देखिए औद्योगिक के बारे में जानकारी जो मिलेगा, औद्योगिक विभाग हो जाएगा, ठीक है। वैदेशिक यानी विदेश के बारे में, जनगणना को करेगा उसको जनगणना। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा अभी जो पद है जो अभी इंडिका जो पुस्तक है मैकानिस्टिक द्वारा जो अभी तक वह करता आ रहा है, तो कौन होगा, नगर पालिका, जो जन्म प्रमाण पत्र उससे यहाँ पे इशू होता है, ठीक है। और व्यापार, कालाबाजारी, क्रय विक्रय टैक्स जो है, इसमें 6 जो पद रहेंगे, ठीक है। इसी के द्वारा यहाँ पे नगर प्रशासन चलाया जा रहा था। और टैक्स की चोरी पर मृत्युदंड की सजा थी, क्या थी, टैक्स की चोरी पर मृत्युदंड की सजा थी, जो अभी नहीं है करेंट में। देखिए और समाज कैसा था, क्या है समाज, यानी कि मौर्य समाज कैसा था। तो देखिए किसी भी समाज को जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा कि जाति व्यवस्था कैसा था, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, तो जाति व्यवस्था कैसा था उसके बारे में बताया गया। अर्थशास्त्र जो बुक था वो बताया कि जाति व्यवस्था 4 प्रकार का था, ठीक है। और इंडिका बुक में 7 प्रकार बताया गया है। देखिए महिलाओं की स्थिति तो निम्न थी, सबसे बेटर महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में रहेगा, ठीक है। देखिए दास प्रथा देखिए अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें दास प्रथा बताया गया है 9 प्रकार, ठीक है। लेकिन इंडिका में बताया गया है कोई दास प्रथा नहीं था। मौर्य काल में इंडिका में बताया गया है कोई दास प्रथा नहीं था, ठीक है। आपको यहाँ पे ये खत्म हो गया कल। अब इसके बाद पोस्ट मौर्य पीरियड आएगा, उसके बाद 3 क्लास और लगेगा, आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में। आप जाकर देखिए आज 6 चैप्टर क्या हुआ। देखिए शुरू से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए देखिए आपको जाना है एलपी एकेडमी। कहाँ जाना है? एलपी एकेडमी। एलपी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाना है और उसके बाद वहाँ पे जाकर प्ले लिस्ट में जाना है, PLY प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है। और वहाँ पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री जो होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर आप लोग देखिएगा, वीडियो शुरू से देखिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट हैं आप लोग तो शुरू से जाकर देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, और लाइन से देखिएगा। और इसको नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दिया रहता है, उसमें नोट्स डाल दिया गया है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और उसमें नोट्स को पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद।